बारे में अपना प्रेजेंटेशन रखूँगा। इसमें थोड़ा सा मैं इतिहास में जाना चाहूँगा, क्योंकि हम लोग सीड की बात कर रहे हैं। इस सीड्स की कनेक्शन हज़ारों साल पहले के इतिहास से जुड़ी हुई है। प्रेजेंटेशन अंग्रेजी में है, लेकिन मैं हिंदी में बोलने का प्रयास कर रहा हूँ। एक्चुअली ये जो मिलेट सारे हैं, ये घास, एक प्रकार के घास है जो करोड़ों साल पहले पृथ्वी में इवॉल्व हुए थे। उस समय इंसान नहीं थे, उसी से हम लोगों ने उसको डोमेस्टिकेट किया। और मिलेट्स का मतलब क्या है, मिलेट्स के मतलब के तीन मतलब माने मीनिंग्स निकाल पाए। जो है कि एक शब्द है मेल, जिसका मतलब है उसको कूटना, क्योंकि मिलेट्स को कूट के उसका छिलका अलग किया जाता है, शायद उसी से मिलेट्स आया होगा। ये प्रोटो इंडो यूरोपियन वर्ड है, जो हमारे देश में संस्कृत या दूसरे यूरोपियन कंट्रीज़ में जो लैंग्वेजेस है उसमें भी यूज़ होता है। मिलेट्स का ये भी मतलब है मिलियन, मिलम, जो लैटिन में 1000 का मतलब होता था, क्योंकि इसमें इतने सारे ग्रेन्स है, बहुत छोटे छोटे हैं। और तीसरा मील, खाना, मील के साथ भी मिलेट्स रिलेटेड है। तो इसकी बहुत पुरानी इतिहास है। सबसे पहले ज्वार का एक जंगली किस्म हम लोग 1 लाख साल पहले से खा रहे हैं, वाइल्ड सोरगम। और मिलेट्स 3 फैमिली में बटे हुए हैं बॉटेनिकल क्लासिफिकेशन में। उसमें सबसे ज़्यादा पैनिकम फैमिली के हैं, जिसमें ज़्यादातर मिलेट्स है। कुछ एंड्रोपोगॉन फैमिली के हैं और कुछ एराब्रोसिस फैमिली के हैं। ये बॉटेनिकल क्लासिफिकेशन है। तो अब ये जो हमारे पहले, सबसे पहले के अनाज ये सब थे, ये जंगली अनाज है। इसी को हम लोग खाते थे और अभी भी खाते हैं। अभी भी कई जगह में इनको खाया जाता है। आप अपने आसपास इसको देख सकते हैं, आज भी मौजूद है। ये कहीं भी उग जाते हैं और चिड़िया वगैरह इसको खाते हैं। कहीं कहीं कुछ समुदाय अभी भी इसको खा रहे हैं। ये सारे मिलेट्स के पूर्वज हैं जो हमारे साथ आज भी मौजूद हैं। और बस्तर में मैं गया था, वहाँ पे ये कुटकी के साथ एक जंगली अनाज मिक्स हो जाता है, क्योंकि वो भी साथ साथ उगता है, तो लोग दोनों को खाते हैं, कोई अलग नहीं करते उनको। हालांकि जब ये बाहर जाता है तो बाहर के कस्टमर्स कुछ पसंद नहीं करते, पर वहाँ के लोगों के लिए कोई दिक्कत की बात नहीं है। हमारे देश में 5 मिलेट्स हमारे देश से ही उत्पत्ति हुई है। हमारे देश, या कहे तो साउथ एशिया रीजन कह सकते हैं। उसमें से है कुटकी, सांवा, जो शायद बस्तर और दक्षिण उड़ीसा, यहाँ पे इसकी उत्पत्ति हुई। कोदो मिलेट, जो महाराष्ट्र एरिया का है। ब्राउन टॉप मिलेट, ये कर्नाटक क्षेत्र का है। जॉब स्टीयर, ये नागालैंड, मणिपुर, म्यांमार इस क्षेत्र का है। और फिंगर मिलेट एक्चुअली हमारे देश का नहीं है, अफ्रीका से आया है, लेकिन हमारे देश को सेकेंडरी सेंटर ऑफ ओरिजिन माना जाता है। मतलब ये वहाँ से आने के बाद यहाँ पे इतना विकसित हुआ कि इसको भी एक सेकेंडरी सेंटर माना जाता है। तो हमारे देश में 5 मिलेट्स, और छठवा फिंगर मिलेट को भी दे तो 6 आउट ऑफ 13 मिलेट्स जो है, उसमें से 10 हमारे देश में उगाई जाती है। और भारत सबसे बड़ा मिलेट का प्रोड्यूसर है वर्ल्ड में। ये सब बहुत पुराने टाइम के हैं, 6000 साल, 5000 साल इससे पहले इनकी डोमेस्टिकेशन हुई थी। हम लोग आज आधुनिक विज्ञान की बात करते हैं, लेकिन आप देखिए कि 6000 साल पहले एक जंगली घास से इंसान ने इनको डोमेस्टिकेट किया था। तो उनकी कितनी सोच और उनकी कितनी पारदर्शिता रही होगी उस ज़माने में। और उस समय से हम लोग इसकी इस्तेमाल कर रहे हैं। और इसमें से कुछ चाइना से आए हैं, कुछ अफ्रीका से आए हैं, अभी उसके बारे में भी बताएंगे। और 5 हमारे देश के हैं। ये हमारे देश के जो अनाज है मैंने तो बता दिया। बाकी जो बाजरा, ज्वार और जो मड़ुआ या रागी, वो अफ्रीका से आया है। और फॉक्सटेल मिलेट मतलब कंगनी, और एक तरह का सांवा और प्रोसो मिलेट, ये सब हमारे चाइना और साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज से आया है। और इसके आर्कियोलॉजिकल माने पुरातत्व खोज से इसके बीज वगैरह भी मिले हैं, जिससे हम कह सकते हैं कि ये इतने पुराने हैं। और मिलेट्स जो है एक रेवोल्यूशन क्रिएट किया था उस समय, क्योंकि इससे डबल क्रॉपिंग, जो 2 बार फसल लेना संभव हो पाया। क्योंकि बारिश में लोग
मिलेट्स ले लेते थे। धान उस समय आया नहीं था, उतना प्रचलित नहीं था। मिलेट्स खरीफ में मतलब बारिश में ले लेते थे, और गेहूँ जौ ये सब वो रबी में लेते थे। इससे आपका जो खेती का क्षेत्रफल बढ़ गया, और जो बहुत दूर दराज या कमज़ोर किस्म के जो ज़मीन थे उसमें भी ये संभव हो पाया। ये क्योंकि बहुत ज़्यादा क्या बोलते मौसम अनुकूल, माने मौसम सहनशील है, क्लाइमेट रेजिलिएंट है, तो उसमें रिस्क डाइवर्सिफिकेशन हुआ। और इसका जो पेज की बात अभी कर रहे थे, पेज से इसकी शुरू हुई, और इसका कोचई या हड़िया जो बनता है, इससे इसका विकास शुरू हुआ। और ये बहुत स्ट्रेटेजिक क्रॉप था, क्योंकि उस ज़माने में बहुत सारे आक्रमण, युद्ध और बहुत सारे इस तरह के पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी या इनसिक्योरिटीज़ थे, जिस कंडीशन में ये क्रॉप बहुत ज़्यादा अच्छे से सरवाइव कर पा रहा था, धान या गेहूं या इस तरह के जो ज़्यादा केयर वाले फसलों से। और मिलेट्स हमारे देश के प्राइमरी स्टेपल थे। अगर हम लोग 1880 का जो फेमिन कमीशन के रिपोर्ट से उसमें देखें, मैंने सेकेंड लेवल पे है मिलेट्स, तो मिलेट्स वाज द प्राइमरी स्टेपल ऑफ इंडिया। लेकिन ये सब और ये हमारे स्टैटिस्टिशियन थे, स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट के डायरेक्टर जनरल थे ये विलियम विल्सन हंटर। उन्होंने भी अपने डॉक्यूमेंट्स में इसको लिखा है कि मिलेट फॉर्म्स द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। मतलब सबसे ज़्यादा मिलेट्स ही खाए जाते थे उस समय। आज के दिन में हम चावल गेहूँ उसके पीछे लगे हुए हैं, लेकिन उस समय ऐसा नहीं था। और इसके कई और दस्तावेज है। ये थॉमस वार्डल 1886 उन्होंने भी इसके कुछ दस्तावेज रखे हैं, जहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि मिलेट्स की खेती कितने मात्रा में होता है। ये देखिए बॉम्बे मतलब बॉम्बे शहर नहीं, बॉम्बे प्रेसिडेंसी, जिस अभी का पूरा महाराष्ट्र, पूरा गुजरात और कर्नाटक का उत्तरी हिस्सा, तो ये एरिया में लगभग 40% आपका एरिया मिलेट्स में था। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं बेरार, ये सेंट्रल प्रोविंसेस के अंदर थे। सेंट्रल प्रोविंसेस का डाटा मैंने पहले भी आपको दिखाया है। ये सेंट्रल प्रोविंसेस थे जो अभी 3 हिस्से में बट गए, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उड़ीसा और छत्तीसगढ़, 4 हिस्से सॉरी। तो इसमें भी जो उस समय के जो ऑफिसर्स थे, इंडियन इरिगेशन कमीशन के ऑफिसर्स, ये सब उन्होंने लिखा है इसके बारे में कि 1901 में, आज से 100 साल से भी पहले, ये कोदो कुटकी के बारे में वो लोग कह रहे कि ये सारे बारिश पे डिपेंडेंट है, और उन सब जगहों में जहाँ इसकी खेती होती है वहाँ पे फेमिन नहीं होती है। जबकि हम जानते हैं कि अंग्रेज के 200 साल के राज में 25 मेजर फेमिन्स हुए और करोड़ों लोग मारे गए, लेकिन यहाँ पे इस तरह की स्थिति नहीं है, वो अंग्रेज ऑफिसर ही कह रहे हैं। और अगर हम बालाघाट जिला को देखें, मंडला और बालाघाट थोड़ा सा छोटा है, ये एक पुरानी पेंटिंग है मिलेट्स की, ये 17वीं सेंचुरी की एक पेंटिंग है। यहाँ पे भी जो पहला डिप्टी कमिश्नर थे बालाघाट जिला के, वो भी कह रहे हैं कि जहाँ जहाँ मिलेट्स हो रहे हैं वहाँ लोग खुशी से रहते हैं, वहाँ कोई बहुत ज़्यादा खेती और फूड सिक्योरिटी, खाद्य सुरक्षा की समस्या नहीं है। 1868 से 1885 वो कलेक्टर रहे हैं। और बालाघाट में 85,545 एकड़ में 1904 में मिलेट्स होती थी। अब कितनी होती है हमारे पास कोई ऑथेंटिक डाटा नहीं है। अगर आपके पास है तो आप प्लीज़ शेयर कीजिए, क्योंकि मैंने इसकी छानबीन की, मुझे कोई ऑथेंटिक लेटेस्ट डाटा नहीं मिल पाया इसके ऊपर। तो इतनी मात्रा में मिलेट्स थी। अब मिलेट्स की ये सब विविधता की ज़रूरत क्यों है? विविधता की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि ये खाद्य सुरक्षा, क्योंकि अगर अभी हम सब लोग जगह में धान लगा रहे हैं, और बारिश की स्थिति आप देख ही रहे हैं, अगर बारिश ज़्यादा गड़बड़ होगा धान नहीं होगी, और सारे लोग जो है उसी के पीछे अपना एनर्जी लगाए हुए हैं। तो हमें अपनी खाद्य सुरक्षा बढ़ाने के लिए हमें फसल की विविधता बढ़ानी पड़ेगी। दूसरी सॉवरेंटी मतलब हम हमेशा कहते हैं सरकार क्या कर रही है, सरकार के ऊपर से हमें ये चाहिए वो चाहिए, वो तो एक पार्ट है ज़रूर, लेकिन अपना जो आत्मनिर्भरता वो भी हमारी होनी चाहिए। नहीं तो क्या हर चीज़ के लिए हम सरकार के पास पहुंच जाएंगे? पर पुराने ज़माने में ये नहीं था, अंग्रेज सरकार उनको कुछ नहीं दे रहे थे, लेकिन वो आत्मनिर्भर थे अपने हिसाब से। दूसरा, मिलेट्स में बहुत कम कीड़े बीमारी लगते हैं। इसमें आपका सूखा और सॉल्ट और सेलाइन, एल्कलाइन, इस तरह के स्ट्रेस टॉलरेंसेस है।
और इसमें एग्रोकेमिकल्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, फर्टिलाइज़र पेस्टिसाइड इनफैक्ट कोई ज़रूरत नहीं है, उसके बिना ही इसकी खेती हो सकती है। और इसमें आप लोग सभी लोग जानते हैं कि इसमें पौष्टिकता कितना ज़्यादा है और इसकी कई सांस्कृतिक इस्तेमाल है। और किसान जो आज के कुछ किसान हो सकते हैं कि सिर्फ यील्ड पे ज़्यादा ध्यान दे रहे होंगे, लेकिन सिर्फ यील्ड ही हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। इसमें कई सारी चीज़ों को किसान देखते हैं, इसीलिए जब हम पार्टिसिपेटरी वैराइटल ट्रायल कर रहे हैं, जो अभी वासन के साथी बता रहे थे, उस समय कई चीज़ें देखे जाती है। यील्ड तो एक फैक्टर है, लेकिन उसके साथ उसकी टेस्ट कैसी है, उसकी कलर कैसी है, उसका टेक्सचर कैसा है, उसका कुकिंग टाइम कैसा है, उसका स्टोरेज कैसा है, उसकी न्यूट्रिशन कैसा है, उसकी मौसम सहनशीलता कैसी है, वो बीमारी कीड़े से कितने लड़ पाता है, उसके औषधि गुण क्या है, उसके जो वो गाय बैल खाते हैं फॉडर, उसकी वैल्यू क्या है, ये सारे चीज़ें इसमें देखी जाती है और इसको देखते हुए किसान सिलेक्ट करता है। देसी बीज के बारे में अभी हम लोग बात कर रहे थे। देसी बीज क्यों अच्छा है, ये कुछ वैज्ञानिक तत्व है जिसको अगर हम लोग देखेंगे कि इसमें मैं ज़्यादा नहीं जा रहा हूँ क्योंकि थोड़ा ज़्यादा ही टेक्निकल है, पर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इसके जो पौधे हैं और इसके जो पौधे का जो कार्य करने का तरीका है, ये हाइब्रिड से काफ़ी अलग है। हाइब्रिड या जो रिलीज्ड वैरायटीज़ होते हैं, उनके जो जेनेटिक सीक्वेंसेस होते हैं वो अनस्टेबल होते हैं, वो 2 से 3 साल में उसका स्टेबिलिटी घट जाता है। उसमें सिर्फ उत्पादन को ध्यान दिया गया है और किसी भी चीज़ को ध्यान नहीं दिया गया है। लेकिन ये जो हमारे देसी बीज है, ये हज़ारों हजार साल पुराने हैं, इनके सीक्वेंसेस स्टेबल हो चुके हैं और इनको सिर्फ उत्पादन देखते हुए नहीं बनाया गया था, इनको कई सारे उस समय की स्थिति और उसके बाद के भी पीढ़ी लोगों ने काम किया है और उससे ये विकसित हुई है। और जब हम लोग इसके ऊपर वैज्ञानिक लोग रिसर्च करते हैं, उनको ये सारे तत्व मिलते हैं कि क्यों देसी बीज ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म कर पाते हैं और हाइब्रिड वहाँ पे नहीं कर पाता, हाइब्रिड या रिलीज्ड वैरायटीज़। और हमें ये भी याद रखना चाहिए कि सीड के बीज के सरफेस पे भी बहुत सारे माइक्रोब्स रहते हैं। वो एक दुनिया है, जैसे हमारे पेट में है या हमारे मिट्टी में है, बीज के ऊपर भी रहते हैं, लाखों लाख माइक्रोब्स रहते हैं। जब हम सीड ट्रीटमेंट करते हैं, जब पैकेज्ड सीड में हम थिरैम डालते हैं, इमिडाक्लोप्रिड डालते हैं, नियोनिकोटिनॉइड पेस्टिसाइड्स डालते हैं, ये सारे हमारे माइक्रोब्स मर जाते हैं। तो ये पैकेज्ड बीड्स में तो थिराम ट्रीटेड होता है, क्योंकि सीड एक्ट में ये लिखा हुआ है। कंपनीज भी क्या करें, कानून में लिखा हुआ है कि सीड को हमेशा थिराम से ट्रीट करना है, तो वो ट्रीट करते हैं। लेकिन ये सारे हमारे माइक्रोब्स उसमें ख़त्म हो रहे हैं, जो माइक्रोब्स एक्चुअली उस बीज को रक्षा करते हैं जब वो मिट्टी के अंदर जाते हैं। देसी बीज में ये उपलब्ध है, क्योंकि देसी बीज हमारा थिराम से ट्रीटेड नहीं है। मिलेट की डाइवर्सिटी देखिए, ये मड़िया या फिंगर मिलेट या रागी, इसके जो पैनिकल्स होते, बाली होते, उसके अलग अलग शेप होते, कोई ऐसे होते, कोई ऐसे खुले होते, लंबे होते, अलग अलग टाइप के प्रकार के होते। कोदो या सामा या बाजरा, कुटकी, ज्वार, सब में इसमें वेरिएशंस आते हैं। ये आप देख सकते हैं कितने प्रकार के ज्वार है। ये काला ज्वार, ये ज्वार ऐसे झुकता है, कोई ज्वार ऊपर कोई लाल कलर का है। ये कुटकी है, कुटकी में भी अलग अलग कलर्स है, अलग अलग सीजन्स में मैच्योर करने वाले हैं। ये बार्नयार्ड मिलेट है, सावा। ये बार्नयार्ड मिलेट में भी देखिए कहीं पे इसके जो स्पाइकलेट्स है वो खुले हुए हैं, कहीं ऐसे बंद है। ये फॉक्सटेल मिलेट है, सब के अलग अलग वेरिएशंस है। ये सिकिया, ये बहुत यूनिक क्रॉप है बैगाओ का, और ये एक्चुअली सेल्फ ग्रोन है, इसको सोइंग करने की ज़रूरत नहीं, अपने आप ही ये उग जाता है। और आपके आसपास भी ये उगा होगा, लेकिन हम लोग इसको ध्यान नहीं देते हैं। वो लोग इसको खाते हैं और ये बहुत छोटे हैं, इसको प्रोसेस करना बहुत मुश्किल है, तो बैगा लोग मेहनत करते हैं तो वो लोग इसको खाते हैं। लेकिन इसको कमर्शियलाइज करने की कोशिश की जा रही है, जो मैं समझता हूँ कि गलत है, क्योंकि जब भी कोई चीज़ बहुत ज़्यादा कमर्शियलाइज होता है, शहर के लोग खाते हैं और वहाँ के लोग वो PDS के सफ़ेद चावल खाते हैं जिसमें कुछ नहीं है। तो हर चीज़ को हमें कमर्शियलाइज भी नहीं करनी चाहिए, कुछ चीज़ें वहाँ पे उस लोकल मार्केट या उस लोकल एरिया में भी रहना चाहिए। सीकिया कुछ ऐसे टाइप की चीज़ें हैं। और मिलेट की खेती अपलैंड में होती है, तो वहाँ पानी उतनी नहीं होती है, तो कई प्रकार के जंगली साग और जंगली चीज़ें हम लोग को खेत से मिल जाते हैं। जब हम वीडिंग करते हैं तो ये सब चीज़ें
हम लोग को वहाँ पे मिल जाता है और ये अत्यधिक ज़्यादा पौष्टिक है। आपके पालक और जो बाजार के जो साग हैं उनसे मच ज़्यादा इसमें पौष्टिकता है। तो ये भी इसका बोनस है। ये इस तरह के ज़मीनों में होता है। अभी देखिए ये बालाघाट का एरिया है, इस तरह का अनबंडेड, इसमें कोई बंडिंग नहीं होती है, ये अपलैंड होता है और इसमें अभी उन लोगों ने कोदो कुटकी ये सब डाल के रखा हुआ है ब्रॉडकास्ट टाइप से। तो लेकिन एमजी नरेगा में हम क्या कर रहे हैं, मेड़बंदी कर दे रहे, ज़मीन को पूरा प्लेन करके उसका सब धान का जैसा उसको अनुकूल बना रहे। ऐसे कंडीशन में मिलेट नहीं हो पाएगा, बिकॉज मिलेट पानी को सहन नहीं कर पाता। तो हमारे उस समय जो क्रॉप सिलेक्शन का तरीका था कि हम लोग किस तरह की ज़मीन में क्या चीज़ लगाएंगे। कोई भी ज़मीन में कोई भी फसल नहीं लग सकता, तो उसका एक लोगों ने एक सोच बनाया था जिसके हिसाब से वो मिलेट्स को ऐसे जगह में लगाते थे जो मतलब ये गांव से थोड़ा दूर है, बंडिंग जिसमें बहुत हल्की है, जो सॉइल लाइट सॉइल है, हल्की मिट्टी है, उसमें किसी भी तरह का मैन्योर, इवन गोबर भी नहीं डालते थे वो, क्योंकि वहाँ पे पहाड़ से इतनी पत्ता और ये सब जो वो जो ऐश माने क्या बोलते हैं राख, उसको डालते थे और ये रेनफेड कंडीशंस में ये उगता था। और शिफ्टिंग कल्टीवेशन जो बैगा लोग करते हैं, जो बेवर खेती होता है, वो तो पहाड़ के ऊपर करते हैं, पेड़ पौधों के बीच में करते हैं, उसमें तो हम कोई सिस्टम या कुछ कह ही नहीं सकते। जो हम लाइन सोइंग की बात कर रहे हैं इसमें संभव ही नहीं है, लेकिन इसके बावजूद ये उनके लिए रोजी रोटी है, ये उनके लिए इकोनॉमी है। तो जब एक तरफ हम लाइन सोइंग की बात कर रहे हैं, सिर्फ हम उसी पे स्ट्रेस ना दें, जो कंडीशन है, जो जहाँ की कंडीशन है वहाँ पे वो चीज़ अनुकूल है, उसमें हम प्रेशराइज करके किसी को एक तरह का खेती या एक तरह का, जैसे उड़ीसा मिलेट मिशन बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पे जो बेवर खेती होती है, पोड़ू खेती होती है, उसमें फार्मर्स को इंसेंटिव नहीं मिलता है और जो लाइन ट्रांसप्लांट करते हैं उनको मिलता है। तो इस तरह से हम लोग एक बायस नहीं क्रिएट करें, क्योंकि उनके कंडीशंस वैसे नहीं है कि वो कर सके। और इसमें कोई जगह में, जैसे बस्तर में मैं गया था, वहाँ तो वीडिंग भी नहीं करते, वो वीडिंग भी नहीं करते और इसके बाद वो फैलो छोड़ देते हैं। और ये बेसिकली मिक्स्ड क्रॉपिंग, ये मैं रिनी जी को बोल रहा था कि मिलेट मिशन या इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट में सिर्फ मिलेट की बात कर रहे हैं, वो भी शायद कुछ मिलेट्स की बात कर रहे हैं, लेकिन ये एक्चुअली अपलैंड रेनफेड फार्मिंग है। ये एक इकोसिस्टम है जिसमें पल्सेस है, जिसमें ऑयल सीड्स है, जिसमें फाइबर क्रॉप्स है, जिसमें ट्रीज है। ये पूरी इकोसिस्टम से हिसाब से हमें सोचना चाहिए, ना सिर्फ एक पर्टिकुलर मिलेट, फिंगर मिलेट हम प्रमोशन कर रहे हैं या हम ज्वार बाजरा को प्रमोशन कर रहे हैं, जो हमें लगे बहुत ईजी है हम उसको प्रमोट कर दें। तो ये करने से फिर वही चीज़ होगी जो ग्रीन रेवोल्यूशन में हुआ था, फिर हमें एक और मिलेट मिशन करना पड़ेगा या पता नहीं कौन से और मिशन करने पड़ेंगे इसको दोबारा वापस लाने के लिए। ये यहाँ का बेवर का देखिए, इतने प्रकार के फसल वो लोग एक ही फील्ड में लगाते हैं। और अब हम इस पे आते हैं कि लैंड रेसेस का मेन स्ट्रीमिंग कैसे करें। तो सबसे पहले हमें सीड मैपिंग हम लोग करते हैं, सीड की कलेक्शन करते हैं, उसका पासपोर्ट डेटा, उसमें 15-16 टाइप के इंफॉर्मेशन होता है। और उसके बाद हम लोग डाइवर्सिटी ब्लॉक्स बनाते हैं, जो अभी वासन के कुलीग बता रहे थे, और हम लोग कैरेक्टराइजेशन करते हैं जिसमें हम क्रॉप डिस्क्रिप्टर्स देखते हैं। FAO और इंटरनेशनल बोर्ड ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज, उन्होंने क्रॉप डिस्क्रिप्टर्स का लिस्ट दिया है, उसके हिसाब से हम देखते हैं उसका शीत कलर क्या है, लीफ कलर क्या है, लीफ का लेंथ विड्थ क्या है, फ्लैग लीफ क्या है, ऑन कैसा है, अलग अलग टाइप के 50 कैरेक्टर्स होते हैं या किसी के कम ज़्यादा भी हो सकते हैं। और रोगिंग करते हैं, अगर हम डाइवर्सिटी ब्लॉक लगाए हैं उसमें मुझे कोई ऑफ टाइप दिख रहा है, ऑफ टाइप मतलब वो जैसा ज़्यादातर है वो कुछ अलग दिख रहा है, उसको निकाल देना चाहिए, उसमें दया नहीं करनी चाहिए। बहुत लोग सोचते हैं अरे ये भी तो एक वैरायटी है, लेकिन हम लोग उसको नहीं रख सकते या आप उसको अलग से नहीं रखिए, क्योंकि वो मिक्सअप कर देगा। कोर सैंपल हार्वेस्टिंग करते हैं, क्योंकि मिलेट्स में हालांकि सेल्फ पॉलिनेटिंग है, ज्वार और बाजरा क्रॉस पॉलिनेटिंग है, बाकी सारे सेल्फ पॉलिनेटिंग है। तो हम लोगों को फ्लावरिंग एंड सिंक्रोनी, जो फ्लावरिंग डेट होता है उसके हिसाब से हमें अरेंज करनी चाहिए। उसके लिए अभी हम लोगों ने एक सॉफ्टवेयर भी डेवलप किया है और आप लोगों को ये उपलब्ध भी हो सकता है, आप भी उसको सिर्फ उसका फ्लावरिंग डेट डालेंगे, वो कंप्यूटर मैप बना देगा, उसके हिसाब से आप प्लांटिंग कर सकते हैं, तो आपका पॉलिनेशन होने के चांसेस कम हो जाएंगे।
इसके बाद पार्टिसिपेटरी वेराइटल असेसमेंट होता है, फार्मर्स जाते हैं जो वहाँ असेस करते हैं, सिलेक्शन ट्रायल्स करेंगे, उसमें से जो सिलेक्ट करेंगे उसके ट्रायल्स करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यील्ड ट्रायल्स करेंगे। इस तरह से हम लोग इसको बढ़ा सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कंजर्वेटर्स एंड सीड फार्मर्स। कंजर्वेटर फार्मर कभी सीड फार्मर नहीं हो पाएगा, या हो भी सकता है पर रेयर केस में। हम लोग सोचते हैं कि जो कंजर्वेशन कर रहा है वही सीड फार्मर होगा। सीड फार्मर का कैटेगरी अलग रखिए, कंजर्वेटर फार्मर अलग रखिए। कंजर्वेटर का काम है कंजर्वेशन करना, उसका काम यील्ड वील्ड ये सब के पीछे नहीं पड़ना। वो कोई खराब परफॉर्मिंग मिलेट होगा उसको भी कंजर्व करना है, क्योंकि उसका ऑब्जेक्टिव है डाइवर्सिटी मेंटेन करना। सीड फार्मर का काम है जो सिलेक्टेड होंगे उनको बढ़ाना। तो दोनों के अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स है, उस हिसाब से इसका होना चाहिए। और ट्रूथफुल लेबल करके हम लोग इसकी मेन स्ट्रीमिंग कर सकते हैं। बहुत बड़ा एग्जाम्पल है उड़ीसा, जहाँ पे 4 मिलेट फिंगर मिलेट वेराइटीज़ अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने अपने सीड सिस्टम में अप्रूव किया है। वी ऑल शुड लर्न फ्रॉम उड़ीसा। हम मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ कैसे ये चीज़ कर सकते हैं, वहाँ पे जिस तरह से ये चीज़ हो पाया है, और इसमें वासन का बहुत बड़ा रोल है, तो वो चीज़ सभी स्टेट्स में हो सकता है, प्रोवाइडेड हम इस तरीके से सिस्टमेटिक तरीके से चले। ये डाइवर्सिटी ब्लॉक्स है, ये फिंगर मिलेट है, ये मेज़ है, मेज़ भी कंजर्वेशन कर रहे हैं, ये लिटिल मिलेट है। इस तरह से हम लोग अलग अलग डाइवर्सिटी ब्लॉक्स मेंटेन करते हैं। इस तरह हम लोग कैरेक्टराइजेशन करते हैं। ये देखिए इसका हैबिट कैसा है, इसका रेसिम, ये अरेंजमेंट्स कैसे है, ये इसका स्टिग्मा कैसा है, इसका इन्फ्लोरेसेंस का लेंथ कैसा है, ये सारे चीज़ें देखना पड़ता है क्रॉप डिस्क्रिप्टर्स के लिए। ये कोई मुश्किल काम नहीं है, आप लोग को टेक्निकल लैंग्वेज में मत जाइए, ये किसान लोग कर सकते हैं और करते आए हैं। किसानी हमारे साइंटिस्ट है, उन्होंने हमारे पास 4 लाख वेराइटीज़ NBPGR में 4 लाख वेराइटीज़ स्टोर्ड है। किसके है? किसान के हैं। साइंटिस्ट के 400-500 वेराइटीज़ होंगे। तो इट इज़ नॉट डिफिकल्ट। वी शुड नॉट फॉरगेट व्हाट इज़ फूड। फूड इज़ फॉर न्यूट्रिशन एंड सस्टेनेंस, नॉट पॉइजन। हम लोग अल्ट्रा प्रोसेस करके पॉइजन नहीं बना दे। फूड का मतलब को समझे, फूड को रिकॉग्नाइज करें। और इसी के साथ धन्यवाद। मिलेट्स हमेशा थे और रहेंगे, इसको हम नहीं